हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट। आज हम गाइस सीटेट 2019 दिसंबर का पेपर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक पूरा आकलन लग जाता है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपसे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम 16th क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और वैसे 16वां क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई जो समावेशी शिक्षा है, उसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन गाइज मैंने आपको कल भी बताया था। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या होती है? जहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार होता है। एडवोकेट्स इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो गाइस ये अधिकार वाली है। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, वो कब लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, ये क्या है? ये इसके नाम से है RTE, राइट टू एजुकेशन, मतलब हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिकार आधारित मानवतावादी, अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग प्राइमरीली यंत्रवत याद करने पर आधारित, प्रबलन पर केंद्रित, अनुबंधन द्वारा अर्जित या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित। तो गाइज जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो हमेशा किस चीज पर जोर देते हैं कि आप मीनिंग मेकिंग करें, मतलब आप उनकी चीजों को ढूंढें, सोचें, खुद से सृजन करें। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो क्या करता है? फोकस करता है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस पर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। याद रखिएगा गाइस, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, संरचनावादी जो होते हैं, वो हमेशा करके सीख, मतलब जो चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग जैसे जॉन डुई के द्वारा दी गई थी, तो संरचनावादी भी वो इसी चीज़ पर जोर देते हैं कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है और एक्टिव खोज करता है, एक्टिव साइंटिस्ट है। तो चीज़ों को वो खोजेगा और मीनिंग मेकिंग चीज़ों में फोकस ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइव थ्योरीज। नाइव थ्योरीज क्या होती हैं? जो थोड़े से मिसकॉन्सेप्शन या फिर जिसे हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बोलते हैं वो बन जाते हैं। दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना। समझ लेते हैं क्या है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप टीचर होकर बच्चों की जो मिसकॉन्सेप्शन है या जो गलत अवधारणाएं बन चुकी हैं उनको आप एज इट इज रहने दें, बच्चों को दंडित करें। तो केवल दंडित करने से भी क्या होगा? बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। तो गाइस कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चों को रिपीटेटिव वे में उसको मेमोराइज या फिर रट्टाफिकेशन करवा रहे हैं। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों के जो चुनौती है उनको देनी चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस ऑफ एग्जाम्पल। जो आज के जो सही कॉन्सेप्शन है उनके आप उदाहरण दीजिए, और बच्चों की जो सोच है जो गलत बन गई है, जो नाइव थ्योरीज हैं या फिर जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बन गए हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी प्रमोट्स। जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है वो उसकी क्या विशेषता है शिक्षा शास्त्र की? वो भी कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड। याद रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब जो बच्चा है वो केंद्र में है और इसी के अकॉर्डिंग ये जो पूरा स्कूल है या जो पूरा सिस्टम है वो चलेगा। और जो बच्चा है वो कहाँ है? सेंटर में है। ठीक, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना तो ऐसा तो कभी नहीं है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये बिल्कुल सही है। यंत्रवत याद करवाना, भाई रोट मेमोराइजिंग
बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, लेबलिंग करना, कैटेगराइज करना, ये कभी भी हमारे आंसर्स नहीं होते हैं। बच्चों के अनुभवों को आप प्रमुखता दें, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। बच्चों के जो भी एक्सपीरियंस हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसी बात पर आधारित है कि आप बच्चों के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, उनको क्या करें, उनको समझें और बच्चों की भावनाओं को मान सम्मान दें। नेक्स्ट है इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर, जो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे से कैसे हैं, तो आपको याद होगा इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरवोवेन होते हैं। पूर्णतः अलग, ये बात किसने कही थी, ये ज़ेज़ोंग ने कही थी। किसने कही थी, ज़ेज़ोंग ने कही थी कि जो इमोशंस और कॉग्निशन है ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये बात किसने कही थी, ज़ेज़ोंग ने कही थी। ठीक, स्वतंत्र होते हैं, ज़ेज़ोंग के द्वारा कहा गया था ये वाली बात, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। पूर्णतः अलग ये भी कैंसिल हो जाएगी। सन्निहित होते हैं, इंटरवोवेन होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इमोशंस एंड कॉग्निशंस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा जिस दिन आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, इमोशनली आप थोड़े से ठीक फील नहीं कर रहे हो, तो उस दिन आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। या फिर आप हेल्थ वाइज अगर आप थोड़ा सा वीक हो या थोड़े से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेडेक है सपोज, तो भी आपका क्या है, जो कॉग्निशन है उसमें आपको उस दिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये सभी जो पर्सपेक्टिव है वो आपस में कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब होता है यहाँ पर वो चीज़ों को सृजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिगम, पुनरुत्पादन एवं स्मरण प्रक्रिया, तो गाइज स्मरण प्रक्रिया तो आप बिल्कुल ऐसे याद रख लो कि जहाँ रट्टाफिकेशन आ जाए वो कैंसिल हो जाएगा। अधिगम यंत्रवत याद कराना, फिर मेमोराइजेशन आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर है लर्निंग द कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव, आप कितनी बार चीज़ों को रिपीट करवाओगे। फिर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना, ये बिल्कुल सही है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। जब तक व्यक्ति सक्रिय रूप से उसमें विनियोजित नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा, तब तक वो चीज़ें नहीं सीखता। कंस्ट्रक्टिविस्ट यही कहता है कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के परिणाम है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है, सही है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, बल्कि बच्चों को तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। फिर है ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। ये अवधारणात्मक समझ के वजह कार्यवधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रैदर देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कौन सा जो सही आंसर कौन सा बचा है कि जो इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंजेस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर 2019 दिसंबर का पेपर 1 है। इसी तरीके से अब हम पेपर 2, पेपर 1 और डिफरेंट ईयर्स के 2011 से लेके 2019 तक के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और 2018 का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। फिर है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड देने का प्रयोग करने से क्या होगा। अगर आप बच्चे को बराबर मतलब हर चीज़ पर आप रिवॉर्ड देंगे या फिर पनिशमेंट देंगे तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो वो खुद से चीज़ें कर रहे थे, वो कम हो जाएगा। चलिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। भारी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के वजह निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जो जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा गाइज, हमेशा क्या हो जाता है,
इस तरीके से अगर आप बच्चों को हर चीज़ में पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड देंगे तो जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है या फिर जो नेचुरल इंटरेस्ट है या जो क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बच्चा क्या है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, तो वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रथाएं वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग। कैसी? मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है, सार्थक अधिगम जो प्रथाएं होती हैं उनको बढ़ावा देंगी। किसमें? शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो कभी नहीं होगा और ना ही कभी किसी टीचर को बच्चों को शारीरिक दंड देना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें। और चलते हैं, सतत एवं व्यापक कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, ये भी देखते हैं अभी, ये भी हमको ठीक लग रहा है। तो कौन कौन से हमें ऑप्शन सही लग रहे हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। फिर है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कभी भी आप किसी से तुलना नहीं करेंगे बच्चों की, शारीरिक दंड नहीं देंगे और तुलना नहीं करेंगे। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन में है तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक जो टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? फैसिलिटेट कर सकते हैं किस अंडरस्टैंडिंग को ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों की जो समझ है, जो जटिल अवधारणा है, उनको आप कैसे सहज कर पाएंगे एज अ टीचर। एक व्याख्यान देकर तो कभी भी ऐसा नहीं कि बस एक लेक्चर दे दिया और भाई अपना काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। प्रतियोगात्मक अवसर, तो कभी भी आप कंपटीशन नहीं पैदा करेंगे बच्चों के बीच। मैकेनिकल ड्रिल, ये रिपीटेटिव या फिर बार बार यांत्रिक वाली चीज़ आ जाए तो वो हमेशा कैंसिल हो जाती है। आप बच्चों को क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो जो बच्चा है वो एक्सप्लोर करे, डिस्कशन करे, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए आप अवसर प्रदान करेंगे कि बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करे, चीज़ों को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? प्राइमरी स्कूल टीचर एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप प्राइमरी टीचर हो तो आप एक बच्चे को कैसे इनकरेज करोगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? छोटे काम के लिए भौतिक पुरस्कार, तो गाइस कभी भी आप मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड देकर बच्चों को कितने टाइम तक मोटिवेटेड रख सकते हैं? केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान देकर, एम्फेसाइजिंग ओनली प्रोसीजरल नॉलेज दे दो, वो सफिशिएंट है नहीं। फिर है डिसमिसिंग एंड पैनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स, तो ये कभी भी नहीं होगा कि गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और उसे बच्चों को दंड दे दें। भाई बच्चा है, गलती तो बच्चों से ही होगी और गलती क्या है? लर्निंग का एक पार्ट है। फिर है इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। आप बच्चे को इनकरेज करेंगे कि कम से कम इंट्यूटिव गेस तो कर, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने देंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि उसी तरीके से और प्रॉब्लम्स देंगे और उसी पर आधारित विचार मंथन करने के बारे में बात करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है गाइस? जैसे यहाँ पर एक चीज़ है और आप भिन्न भिन्न दिशाओं में चीज़ों को सोच पा रहे हैं, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है जो एक क्रिएटिव बच्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो किसमें होता है? याद रखिएगा, सबसे पहले अगर वो बात आ जाए प्री नेटल स्टेज मतलब प्रसव पूर्व अवस्था सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर प्रसव पूर्व अवस्था नहीं है तो हम इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की तरफ जाएंगे। अब हम ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही है जहाँ पर जो शारीरिक वृद्धि और विकास की जो दर है या जो गति है वो सबसे तीव्र होती है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा है मतलब हमें किसी नेगेटिव आंसर की तरफ जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी नहीं दिया होगा अब हम किसी एक नेगेटिव आंसर की तरफ जाएंगे। डेवलपमेंट इज जीवन पर्यंत, ये तो बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त है, डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के द्वारा होता है, ये भी है। देखिए डेवलपमेंट जो है वो क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। याद रखिएगा ये साइन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट है और ये बात
किसके द्वारा की गई है? वुडवर्थ के द्वारा। तो भाई तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। अब हम फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंसेस, विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं है, तो हमें नहीं पूछा था। तो हमारा जो सही आंसर है वो हमें क्या मिल गया है? फोर्थ। क्योंकि देखो संस्कृति की बात किसने की है? वाइगॉत्स्की ने करी है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि जो भी कुछ है या जो भी कुछ सीख रहे हैं वो हमारी सोसाइटी और कल्चर के द्वारा ही सीख रहे हैं, मतलब इसका प्रभाव विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है गाइस? तो क्या है, आपने देखा है जो हेरिडिटी, जो हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, गर्भाधान के समय जो एक ऑफस्प्रिंग को उसके माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं और जिस वातावरण में उसकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस सराउंडिंग्स में वो रहता है, उन दोनों का जो गुणनफल है उसकी वजह से हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, केवल आनुवांशिक लक्षणों से कुछ नहीं होगा। इनबॉर्न कैरेक्टर, केवल जन्मजात विशेषताओं से कुछ नहीं होगा। केवल एनवायरमेंट से कुछ नहीं होगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो तो हो गए कैंसिल। चौथा है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का जो जटिल पारस्परिक है, ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। ये जो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं में। आज के लिए लास्ट है और यहाँ पर हमने अपना 2019 दिसंबर का जो पेपर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है सीटेट का। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 लेकर आएंगे दिसंबर 2019 का। आज के लिए लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी? तो गाइस जो फैमिली है वो हमेशा प्राइमरी में आएगा। तो जहाँ पर भी आपको फैमिली दिखे वो सबसे पहले कैंसिल कर देना है। भाई फैमिली इसमें दिख रहा है, फैमिली इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल। अब उसके बाद जो बच्चा कहाँ जाएगा? नेबर्स में जाएगा फैमिली के बाद, और कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा। तो स्कूल और नेबर एक साथ कहीं दिया है क्या? नहीं दिया। तो स्कूल और मीडिया हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक, तो स्कूल और मीडिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम अपने प्रीवियस ईयर सेट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली में सीटेट और एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि सीटेट में आ गए तो अब और कहीं नहीं आ सकते। हो सकता है यूपी टेट में आ जाए, यू टेट में आ जाए, एस टेट में आ जाए, या फिर एमपी टेट में आ जाए, मतलब किसी भी अदर स्टेट में भी ये क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है। और टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस 30 नंबर में बनते हैं। बाद बाकी इसकी पेडागोजी रहती है जो हर सब्जेक्ट की आधा नंबर, मतलब 30 नंबर का अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। वीडियो पसंद आएगा इस तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।